Hello everyone, my name is Ashish Kashyap and I welcome to all Ashish Physics Academy official YouTube channel. Today we will discuss the second part of electric potential due to an electric dipole. फर्स्ट पार्ट इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने दो स्टैंडर्ड केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, ये दोनों केसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसका एक थर्ड केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट, ये इक्वेटोरियल, ये एंड ऑन, इन दोनों स्टैंडर्ड केस के अलावा किसी जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उस जनरल पॉइंट्स की हेल्प से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एंड ऑन की और इक्वेटोरियल की। ठीक, बट बिफोर बिगिनिंग द वेंचर ऑफ स्टडीज you can see a brief profile of mine on your screen. Some important details are written there, just like my masters, my experience, my working, my achievements. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे एट एनी जनरल पॉइंट। इससे पहले एंड ऑन और इक्वेटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं, आज एनी जनरल पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका डायग्राम देख लीजिए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज है और एक एंड पे प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर ये ओरिजिन O और डाइपोल की जो लेंथ है वो 2a के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस एक्सिस के अलोंग ले जाएंगे तो एंड ऑन होता है, इसके परपेंडिकुलर ले जाएंगे तो इक्वेटोरियल होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट P मान रहे हैं और इस P से डाइपोल की जो डिस्टेंस है इसके ओरिजिन की वो हमने मान ली स्मॉल r, और इस P से प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस अलग होगी और माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस अलग होगी। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज के लिए R1, माइनस क्यू चार्ज के लिए R2 हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें P पॉइंट पे फाइंड करनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चार्ज सिस्टम के लिए हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। प्रोसेस वही है जो हम अभी तक करते आए हैं। पहले हम इस पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे, फिर दूसरे पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, पर हाँ, इस डायग्राम की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक, क्योंकि मैथमेटिक्स के कई फॉर्मूले आज हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे करते चले आए हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। जैसे ही हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P, ये पॉइंट P अलग है, ड्यू अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ड्यू। ठीक है, तो जैसे ही हम पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालेंगे, मान लीजिए हमने उसे V1 नाम दिया, जैसे अभी तक करते चले आए हैं। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जो भी होगा प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट दैट इज R1, इक्वेशन नंबर 1। और ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हमने लेक्चर 2.2 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पॉइंट चार्ज के लिए और सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे आया। अगर आपको नहीं आता है तो आई होप अब यहाँ तक तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल लिया V1। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, सिमिलरली फॉर माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हमने माना V2 होगा और उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू चार्ज था तो प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू ओवर R2, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें Q1 की वजह से पॉइंट P पर फील्ड मिल गई, Q2 की वजह से पॉइंट P पर फील्ड मिल गई। बट यहाँ पर देख रहे हैं आप
कि ये इन टर्म्स ऑफ R1 है, ये इन टर्म्स ऑफ R2 है, ये R1 ये R2, पर आपको डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P तक की डिस्टेंस जो ये मैंने R लिखी है, अगर ये आपको इसे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो ये R यहाँ लिख लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस R लिखी है इन टर्म्स ऑफ R हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम इस R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब आप याद करिए, आपने 11th क्लास में वेक्टर वाले केस में पढ़ा होगा, कुछ ऐसा ही ट्रायंगुलर वेक्टर वाला डायग्राम बनता था, जिसमें वेक्टर P और वेक्टर Q दो वेक्टर दिए होते थे और रिजल्टेंट फाइंड किया जाता था। तो सेम उसी तरह से यूज़ करते हुए मान लीजिए एक ये वेक्टर हो गया ओरिजिन से प्लस Q तक, एक प्लस Q से P तक, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R1, तो ये R क्या होगी, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ले लें, मान लीजिए ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ दिस फिगर इज दिस डायग्राम, हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ डायग्राम या ऑफ फिगर नाम दिया है कुछ, मान लीजिए ए कर दीजिए, फिगर ए, तो जो हमें R1 मिलेगा वो उसी फॉर्मूले के हिसाब से R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा होगा। तो R1 इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा, ये हमें मिल गया R1 के लिए। इसी तरह से जब इस R और इधर का वेक्टर जो A है, हाफ पोर्शन है इधर, हाफ पोर्शन है इधर, इसके बीच का जब ये एंगल निकालेंगे तो ये एंगल क्या होगा, पूरा होता है पाई, इसमें से थीटा चला गया तो ये होगा पाई माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो सिमिलरली R2 क्या होगा, सॉरी यहाँ पर R1 स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ चलता था अंडर रूट लगा देते थे, तो R2 स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस, और एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, इन बिटवीन R एंड A पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA कॉस थीटा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। हमें इक्वेशन 3 और 4 में R1 R2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ R और A। अब हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे कि जितना इजी हम इसे कर सकते हैं, जितने कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो उतना ही अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, इस R1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे टर्म से R स्क्वायर का टर्म कॉमन ले लेंगे। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर बाहर आ गया, तो जैसे ही R स्क्वायर बाहर आया यहाँ बचा 1 प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ R स्क्वायर है नहीं तो आपको पता है कॉमन लेते हैं तो अपॉन में R स्क्वायर आ जाता है, माइनस 2, यहाँ पर एक R था, R स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक R बचे, सॉरी एक R कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन में एक R आ जाएगा, तो R कॉस थीटा। ठीक, हमें एक इक्वेशन मिल गई R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर और दिस टर्म। ठीक, पर आपको याद होगा कि हमने पहले भी अप्रॉक्सीमेशन लगाया है, और जब हमने डाइपोल डिस्कस किया था लेक्चर 1.7 में, तब मैंने बताया था इसको पोलर मॉलिक्यूल से डिस्कस किया था, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। तो इन केस ये जो डाइपोल है, इसकी ये लेंथ 2a, ये 2a पॉइंट P जो डिस्टेंस R पर है यहाँ पर, उससे बहुत छोटी हो। दैट मीन्स ये A की वैल्यू R से बहुत कम हो, या इस R की वैल्यू A के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो। तब क्या करेंगे, तब हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। इससे पहले भी सारे डाइपोल वाले केस में हमने लगाया है कि इफ R इज मच ग्रेटर देन A, तो जैसे ही R मच ग्रेटर देन A हो जाएगा
तो ये ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर टर्म विल बी निगलेक्ट। ये ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी आर वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1, ये टर्म पर निगलेक्ट हो गया, माइनस 2a कॉस थीटा ओवर आर। आई होप ये नीचे आपको दिख रहा हो, यहाँ पर ये आर है, इक्वेशन नंबर 5 दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने R1 स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, पर आपको चाहिए का 1 ओवर R1 स्क्वायर नहीं चाहिए। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसे मैं R1 अगर बनाऊंगा तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और इस ब्रैकेट वाले टर्म पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट दैट मीन्स पावर हाफ होती है। ठीक, और फिर मैं इसको 1 अपॉन आर करूंगा तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो मैं एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं। तो 1 ओवर R1, यहाँ से 1 ओवर R, और ब्रैकेट में 1 माइनस 2a कॉस थीटा ओवर R, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा तो पावर हाफ अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और अपॉन में करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक, पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 1 ओवर R1 आपने निकाल लिया, बट यहाँ पर जो दूसरा टर्म है पावर हाफ में है। ठीक, पावर के साथ टर्म है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ होगी। एक स्पेशल टाइप की मैथमेटिक्स ज्योमेट्री आपने यहाँ यूज़ कर ली। अब दूसरा यूज़ होगा, हम यहाँ पर लगाएंगे सीरीज़ एक्सपेंशन। जब कभी भी कोई वैल्यू ब्रैकेट में पावर के साथ होती है तो हम उसे सीरीज़ के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले बहुत डिटेल में अच्छे से जानते हैं। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नाम सुना होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। और बाइनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली होता क्या है, यहाँ देख लीजिए, मैं फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन इन केस 1 प्लस या माइनस दोनों होता है, मैं प्लस के साथ ले रहा हूँ, माइनस वाला भी इसमें बता दूंगा, x टू द पावर n है। ठीक, x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर n है। तो इसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले आ जाता है 1 प्लस n के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये पावर यहाँ आ जाती है nx प्लस n माइनस 1 n फिर n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर पावर x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाता है। ये है आपका बाइनोमियल का सीरीज एक्सपेंशन। ठीक, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्योंकि आपको पता है जैसे ही माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये टर्म प्लस हो जाएगा। जहाँ पावर एक्स के साथ ऑड रहेंगी वो माइनस रहेगा। ठीक, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है इवन ऑड स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को अपने यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर एक्सपेंशन लगाएंगे तो 1 ओवर R1 तो पहले ही से था, 1 ओवर R पहले ही से था। हमने यहाँ सीरीज एक्सपेंशन लगाया बाइनोमियल, तो 1 माइनस n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ x की वैल्यू ये पूरा टर्म 2a कॉस थीटा ओवर r प्लस, फिर क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे और इस टर्म का स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या लिखे दे रहे हैं, डायरेक्ट हायर ऑर्डर टर्म ऑफ a अपॉन r, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर ओवर r स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर r स्क्वायर का या a अपॉन r के हायर ऑर्डर टर्म आपको मिलेंगे। ऐसा लिखने से
एक बेनिफिट ये होगा क्योंकि ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर का टर्म पहले ही आप निगलेक्ट कर चुके हो, तो जितने भी हायर ऑर्डर टर्म आएंगे ये सब क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये दो टर्म मिलेंगे, तो आपको 1 ओवर R1 क्या मिलेगा, 1 ओवर R 1 माइनस माइनस प्लस, एक ये 2 और अपॉन में 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा a cos थीटा अपॉन r, इक्वेशन नंबर 6। तो आपने इक्वेशन नंबर 6 में 1 ओवर R1 निकाल लिया। सेम प्रोसेस आप R2 के साथ भी कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 4 में R2 है, तो मैं पूरी प्रोसेस ना करके सिमिलरली 1 ओवर R2 इक्वल्स टू 1 ओवर R, और यहाँ पर देखिए R1 में माइनस था तो हमें प्लस मिला है, R2 में यहाँ प्लस है तो हमें माइनस मिलेगा, a cos थीटा ओवर r, इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन 6 और 7 से आपको 1 ओवर R1 और 1 ओवर R2 मिल गया है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, ये R1 R2 की वैल्यू 1 इक्वेशन 2 में प्लेस करेंगे और दोनों को सम कर देंगे। सो टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल इज, क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपने यहाँ तक देख लिया। अब हम क्या करेंगे, V1 V2 में इक्वेशन नंबर 6 7 से R1 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लेस करेंगे और वो दोनों उठा करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8 में। ठीक, तो ये डायग्राम आपने समझ लिया, एक्सप्रेशन आपने देख लिया, तो मैं इधर का पोर्शन डायग्राम तक मिटा देता हूँ। डायग्राम को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो देखिए, यूजिंग इक्वेशन 6 and 7 in equation 1 and 2, जैसे ही हम 6 7 को 1 और 2 में प्लेस करेंगे, मैं एक स्टेप और स्किप कर रहा हूं और डायरेक्ट मैं इक्वेशन 8 में वैल्यू रख रहा हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 8, जैसे ही इक्वेशन 8 में v की वैल्यू रखेंगे तो v1 के जगह पे इक्वेशन 8 में ये प्लेस होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर R1 स्क्वायर, और यहाँ से q ओवर R2 स्क्वायर, तो q को भी हम बाहर करे ले रहे हैं। 1 ओवर R1 के जगह पे ये पूरी वैल्यू प्लेस हो जाएगी 1 अपॉन R ब्रैकेट में 1 प्लस a cos थीटा अपॉन R ब्रैकेट क्लोज, ये v1 हो गया। अब प्लस V2 ये पूरा टर्म, तो ये टर्म हमने कॉमन ले लिया है, Q हमने कॉमन ले लिया है, माइनस 1 ओवर R2 बचेगा, तो माइनस 1 ओवर R2 के जगह पे हम ये वैल्यू प्लेस करेंगे, R 1 माइनस a cos थीटा अपॉन R। ठीक, चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, 1 प्लस a cos थीटा अपॉन R, ये प्लस ये माइनस, माइनस का 1, ये माइनस प्लस a cos थीटा अपॉन R। ठीक है, तो ये -1 प्लस 1 दोनों सम होकर के 0 हो जाएगा, ये a cos थीटा ओवर R, a cos थीटा ओवर R दोनों सम होकर के 2a cos थीटा ओवर R दे देंगे, तो हमें मिलेगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर R, और यहाँ से a cos थीटा यानी कि 2a cos थीटा अपॉन R, ये हमें पोटेंशियल मिल गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 2a cos थीटा, एक आर ये था, तो R स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हालांकि अभी भी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो मुझे अभी इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूँ, उसको मिटा करके तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। डायग्राम मैंने फिर से बना दिया है। डायग्राम इसलिए फिर से बना दिया है क्योंकि अभी इस डायग्राम को यूज़ करके मैंने 2 स्पेशल केसेस जो सॉल्व किए थे वो भी यहाँ पर आपको समझाऊंगा इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक, जितना मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था वो मैंने इरेज कर दिया है। अब यहाँ तक आपने देखा। अब आपको याद होगा कि जब डाइपोल वाला चैप्टर में मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि डाइपोल में एक टर्म और होता है कि ये डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों चार्ज की वजह से जो ये डिस्टेंस है, इसमें एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसमें से एक चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस, जो लेंथ है, उसका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखें, इधर का पोर्शन अभी मैं यूज़ करूंगा, तो मैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट यहाँ लिख रहा हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है Q इंटू 2A को हम P लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 9 बिकम्स V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2A, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आपको मिल गया। और ये मेन एक्सप्रेशन है, इसे याद रखिएगा। इसी से अभी हम बाकी दोनों केसेस सॉल्व करेंगे। तो हमें मिल गया v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा ओवर r स्क्वायर। हमने पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया। एक डाइपोल के लिए किसी जनरल पॉइंट p पर हमने उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ये मिल गया। आई बात समझ में? इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी आप लिख सकते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से देखिए कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर डाइपोल मोमेंट के टर्म में P, और ये वेक्टर डिस्टेंस R के टर्म में। तो P और R के बीच में एंगल भी आपको दिख रहा है, थीटा। सो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर P डॉट वेक्टर R को PR cos थीटा लिख सकते हैं। ये वेक्टर P, ये वेक्टर R, बीच का एंगल थीटा, तो PR cos थीटा। P cos थीटा आपको यहाँ मिल रहा है। अगर आप यहाँ R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर दें तो PR cos थीटा मिल जाएगा, और उस PR cos थीटा को हम इस टर्म में लिख लेंगे। तो दैट मीन्स V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने बोला, आई होप वो आप समझ गए होंगे कि हमने R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड किया यहाँ पर। ठीक, तो R से मल्टीप्लाई किया, PR cos थीटा ये बन गया, R से डिवाइड किया, दैट मीन्स R क्यूब बन गया। तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डाइपोल मोमेंट। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने इससे जस्ट पहले एंड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हम इस डाइपोल को सिंप्लीफाई करें जैसे हमने पहले किया था, तो हमने इस एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर कोई पॉइंट P था और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था इस डाइपोल की वजह से। इसे क्या कहा था, एंड ऑन पोजीशन। और एंड ऑन पोजीशन में आपको पता है कि इसी डायरेक्शन में R था और इसी डायरेक्शन में P था। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन से cos थीटा की वैल्यू cos 0 रखें और cos 0 कितना होता है, 1, तो एग्जैक्टली एंड ऑन वाला ही एक्सप्रेशन हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। दूसरा केस इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल क्या होता था, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर यहाँ पर कोई पॉइंट P, तो जब ये R परपेंडिकुलर हो जाएगा तो R और P के बीच में थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पर cos 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और आपको याद होगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल 0 आया था।
तो जैसे ही यहाँ पर भी आप cos 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म। दैट मीन्स ये जो जनरल केस से हमें एक्सप्रेशन मिला है ये ट्रू है। किसी भी कंडीशन पे आप कैलकुलेट करेंगे आपको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। आई बात समझ में? आई होप जितना मैंने आज एक्सप्लेन किया डिटेल में वो सब समझ में आ गया होगा। हाँ, आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स का यूज़ ज़्यादा था क्योंकि एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना था। ठीक, तो आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक पढ़ते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। नमस्कार।